आज हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, दैट इज़ पोलराइजेशन। अब ये वाला जो पूरा यूनिट है उसमें सबसे ज़्यादा इसमें से क्वेश्चंस आते हैं और एक ही क्वेश्चन आता है जो कि होता है निकोल प्रिज्म का। ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है। बाकी 2 नंबर की डेफिनेशंस में पूछ सकते हैं कि ब्रूस्टर्स लॉ क्या होता है, ब्रूस्टर्स एंगल क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम समझते हैं कि पोलराइज लाइट होती क्या है। तो जो लाइट होती है वो कभी भी जो है ऐसा नहीं होता कि अगर ये एक्सिस है तो लाइट जो है सिर्फ इस उसमें क्योंकि लाइट एक वेव ही होती है तो इस उसमें ट्रैवल करी हो। लाइट के जो है हर उसमें कुछ ना कुछ जैसे थोड़ा या ज़्यादा ऐसे करके डायरेक्शंस में लाइट वो वाइब्रेट करती है और हर डायरेक्शन में उसके कुछ ना कुछ एलिमेंट होता है। जो पोलराइज लाइट होती है उसका जो है सिर्फ एक ही एक्सिस में जो एलिमेंट होते हैं वो एक ही एक्सिस में होते हैं। ठीक है। अब जो ये डॉट बना रखी है इसका मतलब है कि ये इन टू द प्लेन एंड आउट ऑफ द प्लेन जा रही है। और एक होता है आपका पी कंपोनेंट। ये दोनों चीज़ें जो है आगे काम आएगी, तो ये अभी नोट कर लो, एस कंपोनेंट एंड पी कंपोनेंट। इसमें ज़्यादा पूछा नहीं जाता कि पोलराइज लाइट क्या होती है, ये क्या होती है। छोटी सी डेफिनेशन है वो आपको जो है नोट्स में मिल जाएगी या बुक्स में मिल जाएगी। अब हम देखते हैं कि मेथड ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है जो पोलराइज लाइट होती है। तो पहला मेथड होता है हमारा बाय रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन समझने से पहले हम ब्रूस्टर्स लॉ समझते हैं क्या होता है। ब्रूस्टर्स लॉ क्या कहता है? द पोलराइजिंग एंगल दैट इज थीटा पी डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। इसकी स्टेटमेंट क्या है? द टेंजेंट ऑफ द एंगल एट विच पोलराइजेशन इज ऑब्टेन्ड बाय रिफ्लेक्शन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, यानी कि म्यू इज इक्वल टू टैन थीटा पी। ठीक है। जहाँ पे टेंजेंट आ जाता है वहाँ पे जो हम टैन यूज़ करते हैं। इसका क्या मतलब है? जैसे हमारे पास एक केस ए है और एक केस बी है। केस ए में क्या है? हमारे पास एक ग्लास प्रिज्म है। इसमें हमने अनपोलराइज लाइट जो है स्ट्राइक करवाई सरफेस पे विद एन एंगल थीटा, नॉर्मल थीटा। अब नॉर्मल थीटा से क्या हुआ? 2 लाइटें निकली, एक रिफ्रैक्ट हुई एक रिफ्लेक्ट हुई। दोनों की दोनों जो है पार्शियली पोलराइज थी, कोई भी कंप्लीटली पोलराइज नहीं थी। जब हमने इसको थीटा पी एंगल से, केस 2 में जब हमने इसको थीटा पी एंगल से जो ब्रूस्टर्स एंगल होता है उससे जब हमने इसको इसके ग्लास प्रिज्म के ऊपर स्ट्राइक करवाया तो ये जो लाइट है 2 हिस्सों में बैठी जैसे पहले उसमें थी। अब इसमें जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो तो कम्प्लीटली पोलराइज्ड हो गई, प्लेन पोलराइज्ड। बट जो रिफ्रैक्टिव है वो पार्शियल पोलराइज हो गई। हम इस वाली को जो है नेग्लेक्ट कर देते हैं और हम इस वाली लाइट को आगे यूज़ करते हैं। तो यही होता है बाय रिफ्लेक्शन। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस है। कैसे? अब किसी अगर जैसे हमारे मीडियम का वो नहीं पता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हम इससे निकाल सकते हैं आसानी से थीटा, क्योंकि हम थीटा तो निकाल ही सकते हैं। हमारे पास एनालाइजर्स होते हैं। जैसे हमने किसी भी उससे रिफ्लेक्ट करवाई, रिफ्लेक्ट हुई और हमने उसको एनालाइज कर लिया कि हाँ इस एंगल पे जो है वो पोलराइज लाइट आ रही है हमारे पास, तो हमें उसका टैन थीटा पी करके हमारे पास उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। यही बोला है इसमें भी। ब्रूस्टर्स लॉ कैन बी यूज टू डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ ओपेक मटेरियल्स। ओपेक मटेरियल जैसे आपके वुड हो गए जिसमें से लाइट आसानी से पास नहीं होती है। इट हेल्प्स अस इन कैलकुलेटिंग द पोलराइजिंग एंगल necessary for total polarization of reflected light for any material if its refractive index is known. However, the law is not applicable for metallic surface. क्यों metallic surface पे क्यों नहीं होता? क्योंकि metallic surface जो है वो लाइट को जो है रिफ्लेक्ट वो पोलराइज कर ही नहीं सकती है। उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो पोलराइज नहीं कर सकती है उसको। Two windows known as Brewster window are used in glass layers. They are arranged at Brewster's angle at two ends of the laser tube. Every time light passes through the windows on its way to the reflecting mirrors of the optical resonator, S component is removed. यहाँ ऊपर बात हुई थी S component जो यहाँ पे into the plane है वो रिमूव हो जाता है। और P component जो है at the end light emerging from laser consists of linear polarized light of P component only. Another application utilizes the Brewster angle for transmitting a light beam into or out of an optical fiber without reflection losses. जो आपके ऑप्टिकल फाइबर होते हैं उसके अंदर हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते हैं, तो इसमें भी जो है हम इस एंगल का यूज़ करते हैं जिससे जो है अब पोलराइज लाइट जो रहती है वो थोड़ी सी ज़्यादा बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू अनपोलराइज लाइट, क्योंकि वो जो एक कंसनट्रेटेड होती है एक एनर्जी उसमें, वो फैली भी नहीं होती। जैसे मेरे पास एक फ़ुटबॉल है, ठीक है, और यहाँ पे मेरा एक गोल स्टेडियम है, जैसे मेरा एक गोल पोस्ट है। अब मेरे को एक तो डायरेक्ट मार दूँ मैं, और एक कि यहाँ पे बॉल है पहले मैं यहाँ लेके जाऊँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ और फिर मारूँ, तो ये ज़्यादा अच्छा शॉट जाएगा या फिर इसमें ज़्यादा मेरी एनर्जी लगेगी? ये वाला जो स्ट्रेट मैं मार रहा हूँ
उसमें ज़्यादा बेटर रहेगा, तो इसलिए पोलराइज लाइट आर बेटर देन वो। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो होता है डबल रिफ्रैक्शन। इसमें क्या है, when light is incident on the calcite crystal, it is split into two refracted rays differing in their properties. The phenomena of causing two refracted rays by a crystal is called birefringence और डबल रिफ्रैक्शन। अब देखो, जैसे ये कैल्साइट क्रिस्टल है आपके पास, इसमें क्या होता है ना, जो भी अनपोलराइज लाइट होगी हमें उसे किसी ना किसी एंगल पे करना पड़ेगा, तभी ये सारी चीज़ें होती है। जैसे ऊपर भी हमने देखा रिफ्लेक्शन में हमें उसे ब्रूस्टर्स एंगल पे फेंकना पड़ा रिफ्लेक्टिव सरफेस पे, तभी जाके वो पोलराइज्ड हुई। तो इसमें भी ऐसा ही होता है, कोई ना कोई एंगल होता है। इसमें तो वैसे खास ऐसी बात नहीं करी है, बट अभी हम जब निकोल प्रिज्म पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि अगर हल्की सी भी लाइट उस एंगल से हिली तो वो पोलराइजेशन वाला इफेक्ट जो है वो नहीं होता है। अब एक कंसेप्ट आता है ई रे का और ओ रे का। अब ये क्या होती है, ई रे होती है जो स्नेल्स लॉ फॉलो नहीं करती है, ओ रे होती है जो स्नेल्स लॉ फॉलो करती है। आपने अपनी 11th और उसमें करा होगा कि साइन ऑफ दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे स्नेल्स लॉ कहते हैं। अब देखो, स्नेल्स लॉ के हिसाब से ये तो जो है यहाँ पे बेंड हो गई, क्यों? क्योंकि ये जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही थी और फिर ये बाहर निकल गई वापस इस साइड बेंड होके, क्योंकि ये डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही थी। बट ई रे जो है वो स्ट्रेट गई बिल्कुल। तो ई रे में तो आपका पी कंपोनेंट आ गया और ओ रे में आपका जो है एस कंपोनेंट आ गया। ये दोनों ही पोलराइज्ड है, ऐसी बात नहीं कि ओ रे पोलराइज नहीं होती, दोनों ही पोलराइज्ड है, बट कंपोनेंट का डिफरेंस है। ठीक है, अब एक ही टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ लाइट थ्रू एन एनालाइजर। ये भी आपने पहले पढ़ रखा है, उसी की चीज़ है बस। ये यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है इसका, इसको ज़रूर मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ये फॉर्मूला है इसका यहाँ पे। तो इसके अंदर आता है मैलिस लॉ। एक बार पढ़ते हैं क्या कहता है। He said that intensity of the polarized light transmitted through the analyzer is proportional to cosine square of the angle between the plane of transmission of the analyzer and plane of the transmission of the polarizer। मतलब यही है, जैसे इसकी एक्सिस ये है और इसकी एक्सिस ये है, तो इनके बीच में जो एंगल है, अगर इसको मैं यहाँ पे लेके आऊँ तो ये वाला जो एंगल है, इस एंगल का कोसाइन स्क्वायर जो है इनटू द इंटेंसिटी, हाफ ऑफ द इंटेंसिटी, वो जो है मतलब जो इंटेंसिटी है वो निकल के बाहर आती है। तो इसमें जैसे टोटल इंटेंसिटी आई है, एक बार पोलराइजर निकलती है और आई नॉट बाई टू हो जाती है। अब जब एनालाइजर से निकलेगी तो वो ये हो जाएगी आई नॉट बाई टू को स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ एंगल्स गिवन है। अगर इनके जैसे जो एनालाइजर और पोलराइजर है उनके बीच का एंगल 0 डिग्री है, 90, 180, 270 है, तो ये आएंगी इंटेंसिटीज़। ये नोट कर लेना एक बार, और मैलिस लॉ कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, अब मेन चीज़ आती है क्रिस्टल्स। हम जो पोलराइज करते हैं वो क्रिस्टल से ही करते हैं, मतलब क्रिस्टल्स की हेल्प से। जैसे अभी आपने ऊपर भी देखा, हमने यहाँ पे क्या यूज़ करा था, कैल्साइट क्रिस्टल यूज़ करा था। ऐसे ही निकोल प्रिज्म में जो क्रिस्टल होगा वो दूसरा होगा। अब देखते हैं हम क्रिस्टल्स होते क्या है। When a light beam is incident on an isotropic medium such as glass slab, it refracts as a single ray. An optically isotropic material is one in which the index of refraction is the same in all direction. आइसोट्रोपिक मटेरियल क्या मतलब हो गया, जैसे ये मेरा एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, इसमें मैं यहाँ पे अगर देखूँगा, यहाँ पे देखूँगा, यहाँ पे देखूँगा और यहाँ पे देखूँगा, तीनों जगह पे मेरा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मेरे को म्यू नॉट ही मिलेगा। उसे बोलते हैं आइसोट्रोपिक मटेरियल। ठीक है, ग्लास, वाटर एंड एयर आर एग्जाम्पल्स ऑफ आइसोट्रोपिक मटेरियल। द एटम इन अ क्रिस्टल आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर पीरियोडिक मैनर। If the arrangement of atoms differ in different direction within a crystal, then the physical properties vary with the direction. Obvious सी बात है, अगर ये ग्लास स्लैब जो है, मैं बोल रहा हूँ जैसे रेक्टेंगल है, क्यों? क्योंकि इसकी यहाँ की लेंथ और यहाँ की, जैसे यहाँ फिर लेते हैं, जैसे ये एक स्क्वायर ग्लास स्लैब है मेरे पास, ठीक है, मैं इसको स्क्वायर कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि इसकी यहाँ की लेंथ, यहाँ की लेंथ, यहाँ की लेंथ, यहाँ की लेंथ, तीनों चारों साइड जो है वो सेम है। बट जैसे ही अगर मैंने चलो बोला कि ये जो है, अब ये भी मेरा वो है स्क्वायर स्लैब, बट मैं इसको नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि इसकी यहाँ की, यहाँ की, यहाँ की और ये वाली लेंथ जो है वो डिफर कर रही है, यहाँ पे जो है यहाँ से ये कटा हुआ है। तो जैसे ही मैंने थोड़ा सा भी चेंज करा, अब मैं उसे स्क्वायर नहीं बोल सकता। तो इसी से अगर जो एटम्स हैं इन अ क्रिस्टल आर अरेंज्ड इन रेगुलर पीरियोडिक मैनर तो ठीक है, बट अरेंजमेंट ऑफ एटम ज़रा सी भी चेंज हुई, जो डिफरेंट डायरेक्शन है विद इन अ क्रिस्टल, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो वेरी कर जाती है डायरेक्शन के साथ।
thermal conductivity, electrical conductivity, velocity of light, and hence refractive index, etc. properties depend on the crystallographic direction along with the properties measured. Then we say that crystal is anisotropic. अब एनिसोट्रोपिक क्रिस्टल जो है दो टाइप के होते हैं, एक होता है यूनी एक्सियल, एक होता है बाई एक्सियल. ये इसका डिफरेंस है इसमें. अब हम जो पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं यूनी एक्सियल, हम बाई एक्सियल नहीं पढ़ते. क्यों? देखो यूनी एक्सियल की मैंने यहाँ पे लिख रखी है. एक ऑप्टिक एक्सिस होता है इसमें, ई रे और ओ रे निकलती है जब भी हम कोई पोलराइज लाइट इसमें से मतलब एक लाइट अगर पोलराइज करवाना चाहे तो इसमें ई रे और ओ रे निकलती है. एग्जांपल्स क्या है? कैल्साइट और क्वार्ट्ज. बायएक्सियल कौन से होते हैं? जिसमें दो ऑप्टिक एक्सिस होती है. इसमें जो रेज निकलती है वो दोनों की दोनों ही ई रे होती है. देखो मैंने जो है यहाँ पे छोटा छोटा लिख रखा है, आप लोग पेपर में मत लिख के आ जाना, ठीक है ना? एग्जामिनर मार्क्स काट लेगा और मार्क्स काट लेगा. हाँ, एग्जाम्पल जो है माइका और टोपाज. अब ह्यूजीन्स पॉस्टुलेट है, कुछ नहीं है, एक बार पढ़ लो, ये आता भी नहीं है कभी, मैंने इसे डाल रखा था जिससे एक बार आपको पता चल जाए कि ह्यूजीन पॉस्टुलेट्स होते क्या है. ये पोलराइजेशन के बारे में ही बताता है, ऑप्टिक एक्सिस के बारे में बताता है, नेगेटिव और पॉजिटिव क्रिस्टल के बारे में बताता है. ये अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे. ये रहे नेगेटिव और पॉजिटिव क्रिस्टल, इनका डिफरेंस आता है. और एक आता है वो यूनिएक्सियल और बायएक्सियल का डिफरेंस, ठीक है. नेगेटिव और पॉजिटिव क्रिस्टल होते क्या है? ऑर्डिनरी वेव सर्विस लाइज इनसाइड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव सर्विस. The ordinary wave surface lies outside the extraordinary wave surface. Positive, the velocity of O ray is constant in all directions. The velocity of O ray is constant in all direction. The velocity of E ray varies with the direction. It is minimum and equal to the velocity of the ordinary ray along the optic axis. It is maximum in the direction perpendicular to the direction of the optic axis. इसमें क्या है? The velocity of E ray varies with the direction. इसमें जो है चेंज हो गई, बट इसमें ओ रे जो है वो सेम रहती है दोनों में. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द ई रे इज़ लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द ओ रे. एक ही कंडीशन आ गई, इसमें जो है उल्टा हो जाता है. एग्जाम्पल कैल्साइट, इसमें एग्जाम्पल क्वार्ट्ज. अब आते हैं हम निकोल प्रिज्म में. ये अब कॉपी पेन लेके बैठ जाओ क्योंकि मैं बताने वाला हूँ इसको कैसे लिखना है और एग्जैक्टली वैसे लिखोगे. पहले तो एक ही डायग्राम बना दोगे, बहुत आसान सा है, मैं एक बार बना के भी दिखा दूँ तुम्हें. यहीं पे ऐसे बनाओगे, ठीक है. थोड़ा सा टेढ़ा बनाना है इसको, ऐसे करके ये बनाया. उसके बाद यहाँ पे एक स्लिट दिखाओगे छोटी सी, ऐसे करके, और इसमें कुछ ऐसे ऐसे करके मार्क कर दोगे. यहाँ पे लिखोगे तुम कैनेडियन बाल्सम. कैनेडियन बाल्सम नाम याद रखना, ठीक है. फिर एक यहाँ से जो है सोर्स दिखाओगे तुम कि ये सोर्स है तुम्हारा. यहाँ से लाइट आई, एक चली गई ऐसे और एक नीचे चली गई ऑर्डिनरी रे. एक आई ऐसे और सीधी चली गई, दैट इज़ अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, ठीक है. अब ये काम कैसे करता है? पहले तो ना इसकी कुछ कुछ चीज़ें होती है. इसमें हम वही करते हैं, पोलराइज लाइट निकालते हैं, ठीक है. ये पी पोलराइज्ड और ये ओ पोलराइज्ड होती है. अब होता क्या है, जो निकोल था उसने क्या किया था, ये प्रिज्म लिया था उसने, ठीक है. ये उसी का होता है, कैल्साइट ही होता है. अब इसमें होता क्या है, इसने जो है ये प्रिज्म को यहाँ से स्लैब को आधा काटा और इसमें जो है कैनेडियन बाल्सम भर दिया, ठीक है. कैनेडियन बाल्सम जो है एक टाइप ऑफ मतलब कुछ होता है. उससे क्या होगा, जैसे एक लाइट रे आई, क्रिस्टल में एंटर हुई, ये स्प्लिट हो गई ओ रे में और ई रे में. अब ये कैनेडियन बाल्सम जो है ये ओ रे को तो जो है 90 डिग्री यहाँ पे नीचे की तरफ बेंड कर देगा, तो ये ओ रे तो यहाँ निकल जाएगी. जो ई रे होगी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो जो है डायरेक्टली यहाँ से पार हो जाएगी. अब इसकी कुछ कुछ कंडीशंस होती है. क्या? जो लेंथ होती है इसकी वो 3 टाइम्स द विड्थ होनी चाहिए ऑफ द प्रिज्म, ठीक है. ये जो है मतलब ये सारी ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती है, ये अगर लिख दोगे ना तो एग्जामिनर को समझ आ जाएगा कि आपको आता है और वो मार्क्स आसानी से दे देगा. म्यू नॉट जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है प्रिज्म का. म्यू सी बी जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कैनेडियन बाल्सम का. और म्यू ई जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का. इसमें भी देखो मैंने बोला था ना एंगल के ऊपर डिपेंड करता है सारी चीज़ें. तो इसमें जो एंगल होता है उसे हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल क्या करता है? पहले तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला ये होता है और ये 69 डिग्री ही होता है, ठीक है.
अगर हमने इस एंगल से हल्की सी भी इधर उधर लाइट रे इसके में एंटर करवाई तो ये फिनोमेना जो है नहीं होगा, ठीक है। या तो दोनों पार कर जाएगी या फिर दोनों यहाँ पे आ जाएगी, बट ये फिनोमेना नहीं होगा। एंगल पे डिपेंड कर रही है सारी चीज़ें। लिमिटेशंस में देखो, लिमिटेशंस में यही लिखा होगा, क्या है, द इंसिडेंट रे मस्ट बी स्लाइटली कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। क्यों? क्योंकि एंगल हमें बनाना है। द ओ रे शुड नॉट मूव फ्रॉम द क्रिटिकल एंगल, जो आई सी है उससे मूव नहीं करना चाहिए, अदरवाइज द फिनोमिना वोंट टेक प्लेस। If the angle of E ray is slightly greater than TIR, slightly greater, then TIR will happen and it will exit with the O ray. इसका मतलब क्या था? अगर ये वाला जो एंगल है, मतलब जैसे मैंने सोर्स है, अगर मैं थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर दिया, अब यहाँ पे अगर एंगल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो सीधी चल रही है बिल्कुल, ये तो ओ रे है जो मुड़ रही है, तो यहाँ से जाके भी यहाँ पे मुड़ जाएगी। बट अगर ये हल्का सा भी ऐसा एंगल हुआ कि यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गई, तो ये भी ओ रे के साथ निकल जाएगी और हमें पोलराइज लाइट नहीं मिलेगी। ये वैसे तो ऐसे पूछा नहीं जाता, बट मैंने इसको ऐड कर रखा है, निकोल प्रिज्म एज एन एनालाइजर, ठीक है ना। अब निकोल प्रिज्म यहाँ पे तो पोलराइजर की तरह रखा है, इसमें कैनेडियन बाल्सम लगा है, ये ई रे निकल गई। एनालाइजर क्या होता है? एनालाइजर देखो नाम से पता चल रहा है कि एनालाइज करता है कि लाइट जो है पोलराइज्ड है या फिर नहीं है। अगर ई रे होगी तो वो डायरेक्ट पास कर जाएगी। तो ये कुछ कंडीशंस है इसमें कि निकोल प्रिज्म को हमने कैसे यूज़ करा है, प्रोडक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट बाय निकोल प्रिज्म, और यहाँ पे जो है हमारे एनालाइजर्स रखे हुए हैं हमने, ठीक है। आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ पोलराइज लाइट। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। देखो टोटल तो जो है 5 टाइप की पोलराइज लाइट होती है। एक तो अनपोलराइज लाइट हो गई, ठीक है, जिसमें जो है एस और पी कॉम्पोनेंट जो है एक साथ है। एक लीनियर पोलराइज लाइट हो गई। लीनियर पोलराइज कौन सी होती है? जिसमें हमारा पी कॉम्पोनेंट होता है। एक पार्शियली पोलराइज लाइट हो गई जिसमें एस भी है पी भी है, बट कोई एक कॉम्पोनेंट जो है बहुत कम है, बहुत क्लोज टू पोलराइज है बट पोलराइज हुई नहीं है। फिर एक इलिप्टिकली पोलराइज लाइट होती है, विच इज रिजल्टेंट ऑफ टू कोहेरेंस वेव्स हैविंग डिफरेंट एम्पलीट्यूड एट अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। अब देखो ये कोहेरेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें कांस्टेंट फेज डिफरेंस है 90 डिग्री का, फेज डिफरेंस चेंज नहीं हो रहा है, चेंज हो जाता तो इनकोहेरेंट हो जाता। In elliptically polarized light, the magnitude of electric vector E changes with the time and the vector E rotates about the direction of propagation। मतलब इसमें जो है रोटेट होने लग जाते हैं। सर्कुलर पोलराइज लाइट भी ये देखो यहाँ पे, ये है आपकी सर्कुलर पोलराइज लाइट, ये है आपकी इलिप्टिकली पोलराइज लाइट। दोनों में फ़र्क समझ आ गया? अब ये जो है ना, ये थ्योरी वाला है, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, इसमें बस थ्योरी है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। और आई गेस हाँ, यहीं पे आपका चैप्टर खत्म होता है। ये बहुत छोटा चैप्टर है, बट इसमें जो आपका मेन क्वेश्चन है ना, देखो ये तो आप पढ़ लेना, लॉरेंस हाफ शेड पोलराइमीटर। इसमें सच में कुछ नहीं आता, मैंने लिख रखा है यहाँ पे फॉर रीड ओनली। एक बार इसको पढ़ के चले जाना, ज़्यादा कुछ पूछते नहीं है, सेटअप पूछ सकते हैं बस। तो इसमें सेटअप का मैंने बता रखा है सारा का सारा कि कैसे काम करता है, वर्किंग कैसे है, यहाँ पे लिख रखा है मैंने, ठीक है। और ये वाला डायग्राम बना सकते हो अगर मन करे तो, या फिर ये वाला डायग्राम, ये तो नहीं, मतलब ऐसे बना सकते हो ये करके, और यहाँ पे ट्यूब दिखा दी और यहाँ पे हाफ शेड पोलराइजर रख रखा है, ठीक है। ये वाला पढ़ लेना, सिर्फ थ्योरी वाला है, लॉरेंस हाफ शेड पोलराइमीटर। और ये आपका जो है जो आपका प्रैक्टिकल होगा उसमें बहुत काम आएगा ये, तो उसका इसका ध्यान रखना कि इसकी थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। जो प्रैक्टिकल होता है वो बहुत आसान होता है, इसमें ज़्यादा शुगर और उसका हम वो देखते हैं कि वो पोलराइजिंग प्रॉपर्टी रखता है या फिर नहीं रखता है। शुगर और वाटर, ये देखो स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन डिटरमिन करते हैं हम। तो बहुत ही रेयर चांसेस होंगे, मैंने तो 2 क्वेश्चन देखे अभी तक आई गेस, जिसमें ये बोल रहा है कि शुगर स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन ढूंढनी है, तो उसका जो सेटअप होता है, मतलब जो उसका प्रोसीजर होता है ढूंढने का, वो लिख के दिखाओ। बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं, वैसे पूछा नहीं जाता, और पूछा भी जाता है तो इसके साथ ऑप्शन होता है कोई ऐसा क्वेश्चन का जो बहुत आसान होता है। मेन तो आपका जो है वो निकोल प्रिज्म आएगा, ठीक है। आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया हो जब मैं बोल रहा हूँ कि इसमें क्या क्या होता है, वरना जो है लिमिटेशंस लिखनी है लास्ट में। सबसे पहले लिखनी है कंस्ट्रक्शन ऑफ निकोल प्रिज्म। इसमें क्या बोलेंगे हम कि एक प्रिज्म होता है हमारे पास, उसको जो हम यहाँ डायगनली कट करते हैं, डायगनली कट करने के बाद उसमें कैनेडियन बाल्सम भरते हैं, फिर उसे वापस जोड़ देते हैं, फिर एक लाइट सोर्स जो है वो पास कराते हैं, उसमें से ओ रे और ई रे डिवाइड हो जाती है अंदर घुसते ही क्रिस्टल के। ई रे जो है वो पास हो जाती है थ्रू द कैनेडियन बाल्सम, और कैनेडियन बाल्सम ओ रे को जो है वो कर देता है नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है। उसके बाद दूसरी बात, इसमें कंडीशंस
फॉर दिस निकोल प्रिज्म, फॉर पोलराइजेशन थ्रू निकोल प्रिज्म, इसमें एक लेंथ जो है 3 टाइम्स होती है विड्थ की, ये लिख देना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, क्रिटिकल एंगल के बारे में बता देना, और फिर लास्ट में जो है आप लिमिटेशंस लिख देना। ये आपका 5 या 7 नंबर का आता है और पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे, कोई नहीं काट सकता मार्क्स। नेगेटिव क्रिस्टल्स, पॉजिटिव क्रिस्टल्स याद रखना, यूनी एक्सल बाई एक्सल याद रखना, ये इसमें ज़रूर पूछा जाएगा। और इसकी डेफिनेशन याद रखना एनिस्ट्रोपिक क्रिस्टल की, मैंने मार्क कर रखी है इसमें। मैलिस लॉ इतना पूछा नहीं जाता, बट आसान ही है, देखो बहुत आसान है। जो भी इंटेंसिटी आ रही है उसका कोसाइन स्क्वायर कर देना एंगल का, और थीटा जो होगा हमारा वो होगा कि एनालाइज़र और पोलराइज़र के बीच में हमारा कितना एंगल है, ठीक है। डबल रिफ्रैक्शन हो गया हमारा। ब्रूस्टर्स की एप्लीकेशन हो गई, ब्रूस्टर्स लॉ पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में, ये ज़रूर बताना है। स्टेटमेंट जो है, अगर कोई लॉ बना रहा है ना तो हम उसकी स्टेटमेंट चेंज नहीं कर सकते। मतलब मैंने पहले ही बता रखी है वो न्यूटन वाला एग्जांपल देके, मतलब थोड़ा सा हम इधर उधर बता सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप अपने से ही बना दो बिल्कुल कि तुम सब यही लिख के आ रहे हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास प्रिज्म इज इक्वल टू tan थीटा पी, तो कोई मार्क्स नहीं देगा तुम्हें। तुम्हें स्टेटमेंट वही लिखनी है जो वो साइंटिस्ट लिख के गया है, अपने ज़्यादा होशियार नहीं बनना है, ठीक है। और अनपुर बस ये था चैप्टर। अब आपका जो है डिफ्रैक्शन हो गया है, आई होप आपने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करे होंगे, इसमें मैंने काफ़ी क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है। डिफ्रैक्शन हो गया है, डिफ्रैक्शन में भी मैं बता देता हूँ इंपॉर्टेंट क्या क्या है। ग्रेटिंग स्पेक्ट्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑन पैटर्न ज़रूर आता है, ये ज़रूर याद रखना। उसके बाद आपका फ्रॉनहोफर और ये सब, ये तो है ही, अब ये तो याद ही रखना पड़ेगा, इसमें से न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच में जो डिफरेंस है वो याद रखना। फ्रेजनल और फ्रॉनहोफर के बीच में जो डिफ्रैक्शन है, जो डिफरेंस है वो याद रखना। और फिर आपका आ जाता है इंटरफेरेंस, जो न्यूटन्स रिंग है उसमें याद रखना है, जो मैंने मार्क कर रखा है ब्राइट रिंग और डार्क रिंग के लिए। एक क्वेश्चन आ जाता है कि न्यूटन रिंग में कभी कभी जो सेंटर होता है वो डार्क होता है और कभी कभी वो लाइट वो कभी कभी जो है वाइट होता है, तो ऐसा क्यों होता है ये भी बताना है आप लोगों को। बाकी तो बस ऐसा कुछ है नहीं, ये डायग्राम ज़रूर बनाना है। कोई भी क्वेश्चन आए ना न्यूमेरिकल के अलावा, अगर वो पूछ दे कि न्यूटन रिंग में कि एक्सेप्ट वो लिमिटेशन बता दो, मतलब अगर हो तो वो लिमिटेशन बता दो, इसकी लिमिटेशन उसकी लिमिटेशन, तो डायग्राम बना दो सीधा सीधा और अच्छा सा मार्क करके। ये नहीं है तुम वहाँ पे घुचुड़ पुचुड़ करके आ जाओ कुछ और उसको समझना है एग्जामिनर को, और तुमने पॉइंट सही लिखे और फिर भी वो मार्क्स काट दे, उससे समझ ही ना है तुमने लिखा क्या है, ठीक है। और ये तो आसान है यार, इसे इतना इतना मुश्किल थोड़ी है। बाकी बायोप्रिज्म हो गया और आपका हो गया YDSC हो गया, फिर तो आपका बस और कुछ नहीं है। अब जो प्रीमियम नोट्स है उसमें मैंने ना इसका काफ़ी अच्छा माइंड मैप बना रखा है, बहुत ही प्यारा सा। तो अगर जिसको लगता है कि उसको बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो प्रीमियम नोट ज़रूर देखना। वैसे जो है इसके क्वेश्चंस इतने आते हैं नहीं, थर्ड उससे निकोल प्रिज्म का ज़रूर आएगा, YDSC का एक न्यूमेरिकल ज़रूर आएगा, न्यूटन रिंग का एक न्यूमेरिकल ज़रूर आएगा। डिफ्रैक्शन वाले पार्ट में से ग्रेटिंग स्पेक्ट्रा पूछ सकते हैं, या फिर फ्रेजनल और फ्रॉनहोफर का बीच का डिफरेंस पूछ सकते हैं। तो ये कुछ कुछ पॉइंट है, ये या तो लिख लो कहीं पे कि मेरे को जो है एग्ज़ाम से पहले एक बार रिवाइज करके जानी है। और रिवाइज होगा कहाँ से, प्रीमियम नोट्स में जो है वो दे रखा है सारा का सारा माइंड मैप के साथ और क्वेश्चंस के साथ, और क्वेश्चंस भी वो जिसका सॉल्यूशन हमने दे रखा है। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, एक बार ज़रूर उसको चेक करना। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड बाय बाय, थैंक यू।